बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अक्सर मेरे सोशल मीडिया के थ्रू भी और क्लास में भी, कॉलेज में भी बच्चे ज़ाहिर है बहुत सारे इस नाचीज़ को जानते भी हैं और फिर वो कुछ ना कुछ सवाल पूछ रहे होते हैं। तो एक अक्सर बड़ा कॉमन सवाल ये है कि सर लॉ में फ़ेल होने की रीज़न क्या है, या सर वो क्या बातें हैं जिनका अब हमें ख्याल रखना चाहिए अगर हम लॉ के पेपर में अपीयर हो रहे हैं। तो एक बड़ा आसान सी मैं एक बात कहने लगा हूँ कि भाई लॉ के फेलियर की रीज़न तो ये इतनी सीक्रेट रीज़न नहीं है कि आप किसी टीचर के पास आएँ, मेरे पास आएँ या किसी भी टीचर के पास जाएं और उससे पर्सनली मिलें और उससे पूछें कि सर मुझे बताइए कि लॉ में फ़ेल होने की रीज़न क्या है। नहीं नहीं, ये ऐलान तो आई कैप खुद, वो जैसे होता है ना महल्ले की मस्जिद में एक ऐलान हो रहा होता है कि जनाब मस्जिद में पानी अवेलेबल कोई नहीं है तो आपसे गुजारिश है कि आप घर से वज़ू करके आ जाएं। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो इस ऐलान को नहीं सुनते, बल्कि फिर भी मस्जिद में पहुंच जाते हैं और जाके मस्जिद की मैनेजमेंट को बुरा भला कह रहे होते हैं कि यार भाई आपके पास पानी नहीं है, आप देखो जी ये हो गया। नहीं, उन्होंने तो ऐलान करके स्पीकर में ऐलान करके आपको बताया था। सेम काम आपके आई कैप के स्टूडेंट कर रहे हैं कि आई कैप महल्ले की मस्जिद में ऐलान कर रहा है कि आपके फेल होने की रीज़न क्या है और बच्चा जो है वो फिर भी आई कैप को ही बुरा भला कहता जा रहा है। ठीक है, लास्ट टू अटेम्प्ट इस नए पैटर्न के ऊपर हुई है ना, आई कैप के एग्जामिनर हर अटेम्प्ट में ही वो ये कर रहा है। लेकिन इन दो अटेम्प्ट को समझें, इन दो अटेम्प्ट को देखें कि क्या एग्जामिनर आपसे कह रहा है, आई कैप ऑफिशियली आपको क्या इन्फॉर्म कर रहा है। ठीक है, आइए ज़रा मैं आपके साथ थोड़ा सा एक एनालिसिस करता हूँ। जी जनाब, तो जनाब हमारे पास ऑटम 2020 का ये पहला पेपर था जो कि रिवाइज पैटर्न के ऊपर आया। ठीक है, आई कैप आपको पता है ना पेपर के साथ कमेंट्स भी और मार्किंग स्कीम भी इशू करता है। आई कैप आपको 4 डॉक्यूमेंट इशू करता है। एक सबसे बड़ी मसला ये है हमारे बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं है। पास पेपर, उसका स्टैंडर्ड सोल्यूशन, फिर एग्जामिनर कमेंट्स। हर पार्ट के ऊपर एग्जामिनर आपको कमेंट देता है कि भाई आपने क्या किया, क्या करना था, क्या नहीं करना था, और फिर मार्किंग की। इन 4 डॉक्यूमेंट्स को आपने इकट्ठे पढ़ना है असल में किसी भी वक्त। अब ये पढ़े हुए अलग अलग हैं, किताबों ने इनको इकट्ठा नहीं किया हुआ, सारी चीज़ें ऐसे बिखरी पड़ी हैं। तो मैंने ये काम भी किया है जनाब कि इनको अरेंज भी किया हुआ है। पास पेपर सारा एनालिसिस सारा कुछ अरेंज्ड है और ये सॉफ्ट शक्ल में फ्री ऑफ कॉस्ट आप सब बच्चों को अवेलेबल है। पाकिस्तान के सारे बच्चे जहाँ भी कोई लॉ पढ़ने वाला शख्स इसको यूज़ करना चाहता है, इस वीडियो के साथ ही हम आपको एक लॉगिन बता देंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए जनाब। इनको कोई पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी तमाम बुक्स, मेरा तमाम काम जो है वो अवेलेबल है आपको, आप सॉफ्ट में उसको डाउनलोड कर लीजिए, आप इस्तेमाल कीजिए। बस हमें कहीं पे हो सके तो दुआएं दे दीजिएगा, ठीक है ना। हमें इसका बिज़नेस अलग से करने की कोई अलग वो मतलब फ़िलहाल नहीं है कोई ऐसी बात। आप यूज़ करना चाहते हैं आप सॉफ्ट में आपके पास अवेलेबल है। हाँ, हार्ड में जब आप लेंगे तो फिर ऑब्वियसली जो शख्स आपको हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर रहा होगा वो इसके पैसे भी चार्ज कर रहा होगा। तो जनाब अगर आप देखें तो ऑटम 2020 के पेपर में इन टोटल 11 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 असल में ये चेंजिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज, 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आए। अच्छा, इससे पहले जो है लॉ की अटेम्प्ट बड़ी ज़रा मुश्किल अटेम्प्ट चल रही थी, 14% 25%, मतलब लेस देन 30% पास रेट चल रहा था। चैलेंजिंग हुआ था 1 2 3 में। ओवरऑल कैफ में कैफ 3 का रिजल्ट ज़रा डाउन था। लेकिन क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 में 62% बच्चे पास हो गए। अच्छा जी, फिर क्वेश्चन 2 हर में 3 क्वेश्चंस हमें नज़र आते हैं जो चैलेंजिंग हुए, जहां बच्चों ने थोड़े कम मार्क्स लिए और ओवरऑल पास रेट जंप करके थोड़ा इम्प्रूव हुआ, 34% एंड 35% के आसपास चला गया। ये तो आ गई जनाब 2020 की अटेम्प्ट। टीचर्स ने भी मेहनत शुरू की, बच्चों को भी अवेयरनेस आई, टीचर ने भी अच्छे अच्छे एमसीक्यूज बनाने शुरू किए अपने बुक्स के अंदर, अपने नोट्स के अंदर। तो जनाब लास्ट अटेम्प्ट फिर आई स्प्रिंग 2021। अगेन 11 क्वेश्चन आए। क्वेश्चन नंबर 1 अगेन एमसीक्यूज 30 मार्क्स का, लेकिन ये परसेंटेज 62 से बढ़कर 77 पर चली गई। क्यों चली गई? बच्चों का फोकस बढ़ गया।
30 मार्क्स में से बच्चों ने गुड मार्क्स सिक्योर करने शुरू कर दिए और ख़ुद को इसी पार्ट से अपनी सक्सेस को इंश्योर करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। और ओवरऑल पास रेट जो कभी 14-15% था वो बढ़ते बढ़ते 43% एट पार आ गया, कैफ के बाकी पेपर्स के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ आपको एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करना चाहिए सबसे ज़्यादा। अब प्रॉब्लम क्या है, एमसीक्यूज थोड़े कम अवेलेबल हैं आई कैप की बुक के अंदर। फिर आपने कोई एक टॉपिक तैयार किया है, उस टॉपिक के नहीं, चैप्टर के एमसीक्यूज अवेलेबल हैं, टॉपिक के अवेलेबल नहीं है। मसलन मैंने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आज कॉसी कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया है, तो मुझे चाहिए आज ही कॉसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड पास पेपर के क्वेश्चंस और इसके एमसीक्यूज इसके साथ में अटैच करूं, लेकिन ऐसे अरेंजमेंट ऑफ डाटा अवेलेबल नहीं था। तो एक बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में, तो मैं अपने काम को बेहतर तो नहीं कहता, चलें थोड़ी एक एफर्ट मैंने लगाई, एमसीक्यूज के ऊपर एक बुक मैं तैयार की और वो आपके पास अवेलेबल है। आप इस वीडियो में आपको मिल जाएगा लिंक वगैरह, वहाँ से जाकर इसको सॉफ्ट में डाउनलोड कर लीजिए। एमसीक्यूज की तैयारी में आपको फर्दर हेल्प मिल जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, आई कैप का आपने देखा, आपकी सारी आई कैप का जो स्टडी टेक्स्ट है ना, ये अरेंज हुआ हुआ है लर्निंग आउटकम के एतबार से। हर चैप्टर में कोई 3 या 5 लर्निंग आउटकम है। अब एक लर्निंग आउटकम तैयार करते हैं। अब इसमें से आज तक आई कैप में पास पेपर में क्या आया है, ये एनालिसिस नॉर्मली बुक्स में अवेलेबल नहीं था, तो मैंने पास पेपर का सारा एनालिसिस लर्निंग आउटकम वाइज अरेंज किया हुआ है, वो आप ले लीजिए। एमसीक्यूज लर्निंग आउटकम वाइज अरेंज हुए हुए हैं, वो आप उसको ले लीजिए, ताकि जो आपने पढ़ा है वो आप साथ साथ प्रैक्टिस कर लीजिए। अच्छा, अब वो जो मैं दूसरी बात आपसे कह रहा था कि मस्जिद में एक ऐलान हो रहा है, क्या ऐलान हो रहा है जी जरा? जर्नल कमेंट्स ऑटम 2020, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट वाज ऑब्जर्व्ड इन दिस सेशन 35%। कहां से बढ़ा है? 28 एंड 23 से, ठीक है, 28 एंड 23 से। वो खुद ही बता रहा है, द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड द इम्प्रूव परफॉर्मेंस वाज इंट्रोडक्शन ऑफ एमसीक्यूज, जिसमें बच्चों ने गुड मार्क्स सिक्योर किए। क्यों? वो जो लिखते हुए मौत पड़ती है वो नहीं ना पढ़ रही होती एग्जामिनेशन में, एमसीक्यूज में वो जो लिखना नहीं आ रहा बच्चों को, चैलेंज तो वहां बना पड़ा है ना। तो यहाँ तो चलें, जो बच्चे ने अब पढ़ा हुआ है वो एटलीस्ट मार्क्स ले लेता है। वो कह रहे हैं रिजल्ट कुड हैव बीन फर्दर इम्प्रूव्ड, 8% और इम्प्रूव हो सकता था, क्योंकि बच्चे थोड़े जो हैं वो 5 मार्क्स और इससे कम से हुए। फिर उसने एक बड़ी अहम बात की, उसने कहा जी अंडर परफॉर्मेंस में बी एट्रीब्यूटेड टू सिलेक्टिव स्टडी। ये मस्जिद में ऐलान हो रहा है कि भाई सिलेक्टिव स्टडी ना करें, ओवरऑल सारे कोर्स को कवर करें। हाँ, आपका प्रोफिशिएंसी लेवल, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी तैयार करनी है, कुछ चीज़ें नॉर्मल भी तैयार करनी है, कोई मसला नहीं है। आप देखिएगा 70% जो पेपर आ रहा होता है ना, वो नॉर्मल पेपर आ रहा होता है। पूरे पेपर में कुछ 2-3-10 मार्क्स के सिर्फ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ज़रा स्टैंडर्ड से अबव होती हैं, हम उनको बुनियाद बनाकर सारे लॉ में परेशान होकर बैठे हुए हैं। तो इसको ज़रूर देखिए आप इस बात को। तो ये वो ऐलान है जो मस्जिद में हो रहा है कि भाई सिलेक्टिव स्टडी ना करें, एमसीक्यूज अच्छे से तैयार कर लें। किसी टीचर मेरे पास आएंगे, मैं भी तो यही बताऊंगा ना आपको, ये तो आई कैप आपको बिल्कुल सरेआम बता रहे हैं। फिर उसने थोड़ा और एनालिसिस किया, उसने बताया जी 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आए थे, 42 मार्क्स की केस स्टडीज आई थी, 28 मार्क्स के हमने आपसे जस्ट रट्टा थ्योरेटिकल जस्ट रिप्रोडक्शन वाले सवाल। ये 28 मार्क्स बच्चा अच्छा करता है, यहाँ प्रॉब्लम में आता है 42 में। इसके लिए मेरी वो वीडियो इरैक मेथड वाली ज़रूर देखें, एग्जाम में जाने से पहले बड़ी हेल्प मिल जाएगी आपको केस स्टडीज़ के आंसर देने के लिए। फिर जो लास्ट अटेम्प्ट हुई उसमें देखिए स्प्रिंग 2021 में उसने कहा जनाब 43% चला गया, जो फर्दर इंप्रूव हो गया 35 एंड 28% से। फिर उसने कहा कि 2-3 सवालों में बच्चों ने किया, एग्जामिनीज आर एडवाइज दैट व्हाइल अटेम्प्टिंग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट डिटरमिन कोर इशू। वो आपको बता रहा है केस स्टडी का कैसे आंसर देना है। फर्स्ट डिटरमिन कोर इशू, देन आइडेंटिफाई एंड अप्लाई द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ। पूरी वीडियो मेरी इसके ऊपर ही अवेलेबल है, इस एक कमेंट के ऊपर। एग्जामिनर ने यहाँ नाम नहीं लिया, लेकिन वो कहना वही बात चाह रहा है जो उस वीडियो में मैंने आपको बताई है, क्योंकि ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड मेथड है कि हाउ टू आंसर केस लॉ का
हम केस स्टडी में स्नैरियो बेस्ड क्वेश्चन में एग्जामिनेशन हॉल में कैसे जवाब दें, यहाँ से आपको पता चलेगा। अब ये बात तो बिल्कुल ज़बान ज़द आम होनी चाहिए थी, लेकिन आप पढ़ते ही नहीं इस वाली बात को। ठीक हो गई बात। यहां भी उसने कहा कि सिलेक्टिव स्टडी एक रीजन बनी हुई है, सिलेक्टिव स्टडी एक रीजन बनी हुई है फेलियर की। यहां भी वो यही बात हाईलाइट करके कह रहा है, लेकिन आप सुनते नहीं है। ये वो ऐलान है जो मस्जिद में हो रहा है, लेकिन आप मस्जिद की इंतजामिया को जाके बुरा भला कह रहे हैं, ऐलान नहीं सुनते जब हो रहा है। अच्छा जी, चलिए और भी ऐलान हो रहे हैं, और भी ऐलान हो रहे हैं। अब मैं आपके साथ स्प्रिंग 2021 की अटेम्प्ट को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हवाले से डिस्कस करता हूं। जनाब, क्वेश्चन नंबर 3A जरा एक डिस्कस करें, सिर्फ ये बताने के लिए, फिर ये चीज़ें अवेलेबल हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, इनका इस्तेमाल कर लीजिए। जस्ट आपको समझाने लगा हूँ कि आपने कैसे यूज़ करना है इनको। क्वेश्चन 3A मार्च 2021, अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट briefly describe any 6 circumstances when an agent shall be personally liable under the contract entered into by 6 marks। बड़ी अहम बात लिखी थी उसने, कहा था ब्रीफली डिस्क्राइब का क्या मतलब था कि भाई नाम भी बताएं, फिर उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना। अच्छा जी, तो ये जनाब आपने 6 जाहिर है, ये आपने रटा लगाया हुआ था, ये रटे वाला सवाल था, रिप्रोडक्शन आनी थी, आपने ये भी देख लिया। लेकिन इसके बाद 2 चीज़ें ज़रूर समझें, ज़रूर यूज़ करें। देखिए क्या एग्जामिनर कमेंट ने इसमें क्या कहा। Examiners just wrote the heading of circumstances when an agent shall be personally liable under a contract entered on behalf of principal, but did not describe them। उसने तो बड़ा क्लियर आपसे कहा था कि भाई क्या करें, डिस्क्राइब। ठीक है, इसी वजह से मार्क्स आता हुआ रटे वाले सवाल में भी बच्चे कुछ थोड़ा कर गए। Few examinees wrote same circumstances multiple time। 6 का आदत पूरा करने की कोशिश की है, नाम बदल के। और नहीं भाई, वहाँ एग्जामिनर चेक तो कर रहे हैं ना आपकी चीज़ें। फिर उसने बताया कि यार हमने इसको मार्क कैसे किया। वो कहता है जी 1 मार्क्स हमने फॉर ईच हेडिंग रखा हुआ था, ऐसे 6 मार्क्स हमने आपको एलोकेट किया हुआ। ये सारा मटेरियल अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करें, आप इसका इस्तेमाल कर लें, एक दफ़ा गो थ्रू कर लें एग्जाम में जाने से पहले। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मारिया पर, ये आ गया जी क्वेश्चन नंबर 3B 4 मार्क्स। मारिया परचेज अ डायमंड नेकलेस ऑफ 7। ये एक केस स्टडी आया बेसिकली आपके पास। जब केस स्टडी आया, 4 मार्क्स का केस स्टडी आया, आपने इसको पढ़ लिया दायरा, चले मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा आपके साथ फिलहाल। अब जब भी केस स्टडी आए और आपको लगे ना कि इसमें कई सारी बातें हो सकती हैं, अगर ये है तो ये होगा, ये है तो इफ एंड बट, तो फिर दोनों आर्गूमेंट को आपने लेकर चलना है। चलें मैं जरा डिस्कस ही करता हूँ। मारिया परचेज अ डायमंड नेकलेस ऑफ 700,000 फ्रॉम ईजे एंड इशू अ चेक इन फेवर ऑफ ईजे फुली नोन दैट शी डज नॉट हैव एनफ फंड। उसके पास पैसे कोई नहीं थे, लेकिन उसने चेक इशू कर दिया, इसका मतलब है फ्रॉडुलेंट जहन था। Consequently, the check was dishonored because of insufficient fund. Maria's bank account. EJ demanded to return the necklace. उसने कहा जी नेकलेस मेरा वापस कर दे। However, before the said demand, Maria had pledged the necklace with RT against 8 lakh। क्या हुआ, मारिया ने एक नेकलेस परचेज किया था, चेक इशू कर दिया, चेक में पैसे नहीं थे, और इससे पहले कि वो चेक डिसऑनर होकर आता बात, ये नेकलेस उसने ले जाकर आगे क्या कर दिया हुआ है, प्लज कर दिया है। वो आपने एक टॉपिक पढ़ा था, प्लज बाय नॉन ऑनर। अब असल में जब एग्जाम में, केस स्टडी में कहीं भी कोई चीज़ आई है, आपके जहन में कहीं सोर्स जहाँ आपने पढ़ा था क्लास में, वो कोई क्लास की नोटिंग, कोई नोट्स, कोई किताब, कोई आपकी राइटिंग, कोई जहन में आएगी ना बात। मतलब जिन बच्चों ने हमारे पास पढ़ा हुआ था, हमारी ये मशहूर एग्जांपल क्लास की थी कि ये एक सेलर था, इसने अपनी गाड़ी इसको सेल की थी, ये बायर था, गाड़ी का टाइटल डिफेक्टिव था, लेकिन इसने क्या किया, गाड़ी लेने के बाद इसने एक पर्सन के पास ले जाकर ये गाड़ी क्या कर दी थी, प्लज करवा दी थी। तो ये टॉपिक हम डिस्कस करके बैठे हुए थे क्लास में, ठीक है ना।
और ये टॉपिक किसमें था ना, ये जो प्लज करने वाले अंकल जी थे, इनके पास दो कंडीशन ज़रूरी थी। नंबर 1, इन्होंने गुड फेथ में प्लज किया हो और इनके नॉलेज में ना हो कि जो डिफेक्टिव टाइटल है। ये दो बातें, दो कंडीशन। अब ये मेरे जहन में वहाँ एग्जाम में बैठकर आनी चाहिए कि अच्छा यार, ये ना प्लज बाय नॉन ऑनर का केस था और इसके अंदर दो अहम बातें हुआ करती थी। ये कहीं मेरे जहन में खाका आएगा मेरी उस स्लाइड का, मेरी उस क्लास की स्टोरी का जो बच्चे ने सुनी हुई थी। ठीक है ना। अब ये सोर्स नॉलेज था आपके पास। हम सारा लॉ कैसे पढ़ रहे होते हैं? एक स्टोरी के थ्रू पढ़ रहे होते हैं ना। हम एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, उस स्टोरी से फिर लॉ को याद रखने की कोशिश करते हैं, तो जहन में आपके फौरन से आपका सोर्स नॉलेज आएगा। अब आपने जनाब इसको अप्लाई किया और आपने नरेट करना शुरू किया। ठीक है ना, ये काम आपको करना है। अच्छा जी, एग्जामिनर ने क्या कमेंट दिया? Examinees did not cover all requirement under the part of the question and focus only on validity of the pledge. सारा validity of the pledge पर ही चले गए, ignoring to discuss the status of agreement between Maria and EJ. अच्छा देखिए, उसने हालांकि सवाल में उसने बड़ा आपको क्लियरली बताई थी ये बात। जरा देखिए क्या कैसे उसने कहा था, अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिस्कस द स्टेटस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन मारिया एंड EJ. Also explain validity of the pledge and discuss whether EJ would be able to recover the necklace. वो बड़ा क्लियर आपसे पूछ रहा है, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है? केयरलेस रीडिंग कर रहा है। और एग्जामिनर आपको बिल्कुल बता रहा है कि भाई बच्चा ये काम कर रहा है आकर। Many examinees were not able to comprehend that the contract between Maria and EJ was voidable at the option of EJ due to fraud committed by Maria. बैंक में पैसे नहीं थे, चेक इशू कर दिया, फ्रॉड की उसमें आ गया डेफिनेशन में। Examinee failed to establish that the pledge was valid since Maria pledged the necklace before the contract was rescinded. कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने से पहले प्लज कर दिया था और वहां वो दो कंडीशन हमें मेंशन करनी थी। जब तक आप ये कमेंट साथ अटैच करके अपनी, अच्छा बहुत ज़्यादा काम आप नहीं भी कर सकते भाई, कम से कम 4 अटेम्प्ट इनको एक मरतबा ऐसे गो थ्रू कर लें। ये मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्लाइड्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, पास पेपर एनालिसिस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें हर क्वेश्चन के साथ ऐसे एग्जामिनर कमेंट सारा कुछ मार्क हुआ है। इसमें से जस्ट ऐसे आखिरी दिनों में इसमें से गो थ्रू कर लें ताकि आप इस सारे से बेनिफिट उठा सकें। फिर उसने मार्किंग स्कीम आपको बताई है कि किस तरह से। तो इस तरह से ये जस्ट टू एग्जाम्पलीफाई था कि यार आपको किस तरह से चलना है, कैसे सोर्स नॉलेज हमारे पास आएगा और कहाँ से हम उसको लेकर इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो इन चीज़ों का जनाब गौर कर लें, इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लें। अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। ठीक है ना। मेरी वो लॉ की लीगल टर्म्स वाली वीडियो को ज़रूर देख लें, इरैक मेथड वाली वीडियो को ज़रूर देख लें, इस वीडियो को देख लें। ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपको हेल्प प्रोवाइड कर देंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम जनाब। आप इस एग्ज़ाम दीजिए और यहाँ क्वालिफाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।